नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि रिजर्वेशंस कैसे एसएससी एग्ज़ाम्स में काम करता है। ठीक है, ये और भी एग्ज़ाम्स में सिमिलर तरीके से काम करता है, जैसे स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम्स हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो हर जगह मोर और लेस सेम काम करता है। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे कटअप को डिस्कस किया था। तो उसमें एक इसका भी रोल होता है कि आखिर अनरिजर्व कैटेगरी की कटअप क्या जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है, तो इसको ध्यान में रख के चलना पड़ता है जब भी हम कटअप का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस वीडियो के बाद हम ये भी समझेंगे कि कैसे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझेंगे कि कैसे ऑल इंडिया रैंक 2 लाने के बाद भी एक पिछले साल एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में उनको ड्रीम पोस्टिंग नहीं मिल पाई थी। ठीक है, तो चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, रिजर्वेशन के लिए बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये कैसे करता है। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है वो 14, 15, 16 को ध्यान में रख के रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। ये टू इंश्योर इक्वालिटी एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट है कि और भी बीच में बाद में 90s के दौर में ओबीसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दी गई थी। तो उनके लिए जो कमीशंस बनाई गई थी वो मंडल कमीशन था। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ सर्टेन डायरेक्टिव्स भी है कि आप 50% लिमिट से आप ज़्यादा रिजर्वेशन को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ये देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरीज को कितनी रिजर्वेशन से मिलती है। तो सबसे पहला शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5% का रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसीज को 27% का रिजर्वेशन मिलता है। फिर 2019 से AWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो यूआर कैटेगरी में पहले फॉल करते थे, तो उनके लिए भी उसमें भी जो इकोनॉमिकली रुख से जो पिछड़ गए थे, तो उनके लिए भी सरकार ने 2019 के आसपास में एक रिजर्वेशंस को लेके आई थी। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके ये चारों जो हो गए, फर्स्ट 4 हो गए, वो वर्टिकल रिजर्वेशंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्हीं कैटेगरी से विद कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी बनती है जिनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस कहते हैं। ठीक है, उसमें PWD आते हैं, एक सर्विसमैन आते हैं, तो ये इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस क्या होते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रिजर्वेशंस कैसे इंप्लीमेंट होती है वेरियस स्टेजेस पे। तो सबसे पहले रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो वैकेंसी एलोकेशन के टाइम पे दिया जाता है कि जिन कैटेगरीज के जितने रिजर्वेशन है परसेंटेज में, उसी हिसाब से वैकेंसी को एलोकेट किया जाता है, मोर और लेस। ठीक है, ये आगे समझेंगे कि एग्जैक्टली ये क्यों नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्टली वैकेंसी जो रिजर्वेशन के प्रपोर्शन में ही क्यों नहीं दी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज कटअप के टाइम पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है रिजर्वेशन को। ठीक है, नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन में भी बेनिफिट दी जाती है। एज रिलैक्सेशन में जैसे SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, 3 इयर्स है ओबीसीज को। ठीक है, और नेक्स्ट जो फाइनल होती है मेरिट लिस्ट बनने के टाइम में भी ये इफेक्ट करता है। राइट, तो नेक्स्ट चलिए अब जिनको रिजर्वेशंस क्लेम करना है, तो आप ऐसे उनको पता ही होगा कि उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो SC ST को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए, बट ओबीसी को कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ में एक नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट भी देनी पड़ती है। ठीक है, ओबीसी में भी ये है बाइफर्केशन कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अगर आपकी इनकम 8 लाख एंड बिलो है तो भी आप ओबीसी का बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज आप ओबीसी कास्ट में होते हुए भी आपको यूआर की तरह ट्रीट किया जाएगा इफ़ योर एनुअल इनकम फॉल्स एबव 8 लाख पर एनम। ठीक है, तो नेक्स्ट था इसमें कि 2000 कैटेगरी भी इम्प्लीमेंट कर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो EWS की उनके भी सर्टेन क्राइटेरियाज है, तो आपको पता होगा, आप वो देख सकते हैं, अभी उसकी डिटेल्स नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर है कि जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है तो उसमें डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होती है, तभी आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पिछले स्लाइड में जो बात कर रहे थे वही चीज़ है कि ओबीसी के लिए आपको NCL की ज़रूरत पड़ेगी। EWS में भी उनकी वेरियस इनकम और एसेट्स देखा जाते हैं। PWD के लिए भी आपको क्लेम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सर्टेन सर्टिफिकेट्स होते हैं। ठीक है, एक सर्विसमैन है तो उनके लिए भी सर्टेन उनका जो वर्किंग है वो आर्मी में रहा है, तो वो अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पीरियड लिमिट, उनकी भी एक पीरियड होती है कि इतने पीरियड तक आपने काम किया तभी आपको वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स में मिलेंगे। ठीक है,
राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये चलिए, तो हमने वर्टिकल रिजर्वेशंस को देखा था कि वो समथिंग लगभग 15% है एससी कैंडिडेट्स के लिए, 7.5% है एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो वर्टिकल रिजर्वेशंस देने के बाद भी गवर्नमेंट एक और रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस की है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और एक सर्विसमैन उनको मिलता है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किनको किनको मिलता है, ठीक है, ये कैसे मिलता है। देखिए, तो इसमें और भी कैटेगरी है, जैसे बिहार में वुमेन को भी मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो बात की जा रही थी कि वुमेन को भी रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को भी सर्टेन स्टेट्स में, जैसे कर्नाटक हो गया, वहाँ पे माइनॉरिटी को भी रिजर्वेशन मिलता है। तो देखिए, एक चीज़ में बात करेंगे कि क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस ये अलग से दी जाती है? नहीं। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो दी जाती है वो जो आपको वर्टिकल रिजर्वेशंस जिस जिस कैटेगरी में मिलते हैं उसी कैटेगरी के अंदर में ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाती है। इसको अभी आगे में थोड़ा अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि रिजर्वेशन से मिलता कैसे है, ठीक है। सपोज दैट अगर टोटल किसी भी एग्जाम्स में अगर 1000 वैकेंसीज है टोटल, ठीक है, तो 1000 वैकेंसीज है, तो वर्टिकल रिजर्वेशंस कैसे दी जाएगी? तो वर्टिकल रिजर्वेशंस तो दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एससी कैटेगरी की जो रिजर्वेशंस जो है वो 15% है, तो वो एससी कैटेगरी को 150 कैटेगरी उनके लिए एलोकेट कर दी जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट एसटी कैंडिडेट्स के 7.5% रिजर्वेशन है, तो उनको 75 सीट्स उनको एलोकेट कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी के अगर 27% रिजर्वेशन, तो उनके लिए 270 सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी। अगेन ईडब्ल्यूएस के लिए 100 सीट रिजर्व कर दी जाएगी, और उसके बाद जो बचेगा, ठीक है, वो जो बचेगा वो अनरिजर्व के लिए बचेगा, वो 405 सीट्स बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो मिलता है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से ली जाएगी, अनरिजर्व सीट से ली जाएगी, वो कैटेगरी के अंदर ही दी जाती है। जैसे देखिए, इनको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के 4% रिजर्वेशन होता है, तो वो 150 सीट का ही 4% दिया जाएगा, जो समथिंग 6% आता है, ठीक है। सिमिलरली एसटी कैंडिडेट से 75 सीट से ही 3 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 3 उठा के यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। ओबीसी से सिमिलरली ओबीसी से 11 आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से 4, अनरिजर्व से 16। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो एक वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ही दी जाती है, ठीक है। इसे ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये अनरिजर्व से ही निकाल कर दिया जाता है, ठीक है। ये समझ में, आई थिंक ये समझ में आ गया। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों का। आई होप मैं इसको क्लियर कर पाया हूँ। तो चलिए इसको फाइनली एक एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के वैकेंसी के साथ इसको डिस्कस करते हैं कि उसमें रिजर्वेशन कितनी दी गई थी, और लास्ट में फिर से इसके बाद बात करेंगे कि कब रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स अनरिजर्व कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये 2023 का जो वैकेंसीज़ है, तो इसमें टोटल वैकेंसी जो आई थी वो 87 था, ठीक है। 87 में समथिंग आपको 12 जो सीट्स आती हैं वो 15% के हिसाब से उन्होंने 12 सीट्स को एलोकेट कर दिया एससी के लिए। एसटी के लिए सिमिलरली 3% का, ओबीसी के लिए 22 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, और यूआर के लिए 45 सीट्स है। अब देखिए इसी कैटेगरी में, ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जैसे जो डिपार्टमेंट वाइज ये वैकेंसीज है, तो यहाँ पे ही देखिए कि इस वैकेंसीज में यहाँ पे ओएच है, ठीक है, OH VH की वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसीज है यहाँ पे, ये जो इधर साइड जो आप देख पा रहे हैं, इसी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन हो गया, OH हो गया, HH हो गया, ठीक है, VH हो गया, ठीक है। और जैसा कि हमने अब पिछले स्लाइड्स में देखा था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस को वर्टिकल रिजर्वेशंस में ही दिया जाता है। जैसे ओबीसी की अगर 60 सीट है, तो अगर ओबीसी में अगर इनको OH या VH की वैकेंसी देनी होगी तो ये यहाँ से ही देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्रेड सी में तो ज़्यादा OH VH की वैकेंसी आती ही नहीं है, एक सर्विसमैन की वैकेंसी तो आती ही नहीं है, ठीक है। बट इसको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, देखिए आप जब डी की वैकेंसीज हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं सीवीडीटी का। देखिए सीवीडीटी में क्योंकि सीट्स ज़्यादा हो तो यहाँ पे अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सीवीडीटी में जैसे टोटल वैकेंसी आई थी 392, ठीक है, 392 वैकेंसी आई थी। अब इसमें यूआर की जो सीट बने थे 173 बने थे, ईडब्ल्यूएस के 19, ओबीसी के लिए 101 और एसटी के लिए 40 और एससी के लिए 59, ठीक है। तो इसी 392 में से कैटेगरी वाइज इन्होंने एक सर्विसमैन के लिए 37 सीट्स निकाल दिए थे, OH के लिए 6 सीट्स, HH के लिए 7 सीट, VH के लिए 6 सीट,
और अदर्स के लिए 2 सीट्स। तो इसी हिसाब से देखिए लास्ट में जो टोटल जो बन रही थी जो ग्रेड डी में थी पिछले साल जो टोटल वैकेंसी थी वो लगभग 1145 आई थी। 1145 में यूआर के 502 थे, ठीक है। एससी के लिए 169 थे, एसटी की 92 वैकेंसीज थी, ओबीसीज के लिए 285 थी, 97 थी आपके ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसमें इधर जो थी वो ये हॉरिजॉन्टल है, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस लगभग आपको इसी सेम कैटेगरी से आपको निकाल के डाल के दी जाती है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। हाँ, एक और लास्ट चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया आपको, वो भी बता देता हूँ अभी, कि आपने कभी कभी देखा होगा कि क्या होता है कि कभी कभी किसी कैटेगरी में वैकेंसीज उनके जो एलोकेटेड जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है उनसे भी ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी आती ही नहीं है। तो उसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो उसका कारण ये देखिए यही होता है कि वो बैकलॉग वैकेंसीज। तो अगर सपोज दैट पिछले साल जैसे एग्जाम हो, जनरली ये एसटी के केस में होता है, अदर कैटेगरीज के केस में होते नहीं है क्योंकि उनकी सारी वैकेंसीज फिलअप हो जाती है। जनरली एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट्स कैटेगरी में ही होता है कि उनकी वैकेंसीज को पूरी फिल नहीं हो पाती है, तो उनके वैकेंसीज बचे रह जाते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर के जो सब्सिक्वेंट वैकेंसीज होते हैं उनमें एडअप कर जाते हैं, तो उनको बैकलॉग वैकेंसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि जो प्रीवियस ईयर में जो रिक्रूटमेंट साइकिल में जो वैकेंसीज फिल्ड नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो उन जो सुटेबल कैंडिडेट्स अगर उनको मिल नहीं पाए हैं स्पेसिफाइड कैटेगरी में, तो ये इनको वैकेंसी जो एक बार क्रिएट हो जाती है किसी कैटेगरी के लिए, तो वो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ख़त्म नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में उनको ऐड करना पड़ता है। आप मन में सोच रहे होंगे कि अगर उस कैटेगरी कैंडिडेट्स अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उसको यूआर में कन्वर्ट करके यूआर से सिलेक्शन ले सकते हैं लोगों को, बट ये ऐसे काम नहीं करता है। एक बार वैकेंसी जिस कैटेगरी के लिए एलोकेट हो गई तो वो उनके लिए ही एलोकेट होगी। अगर वो सब्सिक्वेंट 2 साल में फिल हो, 3 साल में फिल हो, 4 साल में फिल हो, तो इट डजेंट मैटर, बट ये उनको ही मिलेगा, ठीक है, राइट। तो ये थी बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि वैकेंसीज किसी कैटेगरी में किसी साल क्यों ज़्यादा आती है और किसी साल आती ही नहीं है। बट आई होप ये बैकलॉग वैकेंसी का चक्कर कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा। पहले ये एससी कैटेगरी में भी होती थी, काफ़ी बैकलॉग वैकेंसीज होती थी, बट अब एससी कैटेगरीज में लगभग बैकलॉग वैकेंसीज वो ख़त्म सी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और इसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हाउ मेनी वैकेंसीज, ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट ने आप रिपोर्ट की है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है कि टोटल वैकेंसी कैटेगरी के अनुसार कैसे आएगी, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कब रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स प्रमोट होंगे यूआर कैटेगरी में, ठीक है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले कि हम लोग ये देख लेते हैं कि जो सिलेक्शंस का जो प्रोसेस होता है कि वो मेरिट बेस्ड पे पहले होता है, ठीक है। सबसे पहले ये मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होगा आप लोगों का, उस समय कैटेगरीज देखनी ही आती है, ठीक। इसको फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये अगले स्लाइड से अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सबसे कंडीशंस क्या क्या है जो प्रमोट करने के लिए कि कब रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स यूआर कैटेगरी में प्रमोट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्राउंड्स है वो है मेरिट थ्रेशोल्ड का, कि अगर मेरिट्स उनकी बन रही है तो वो प्रमोट होंगे। मेरिट में क्या होता है कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो होते हैं अगर स्कोर्स करते हैं कि लास्ट अनरिजर्व कैटेगरी जो सेलेक्टेड है, अगर उनके स्कोर से वो उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो उनको कंसिडर किया जाएगा फॉर प्रमोशन के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप उसके साथ साथ आपने कोई अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का एज रिलैक्सेशन बेनिफिट नहीं लिया होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन में हम पहले ही बात कर चुके हैं क्या क्या चीज़ें आती है रिलैक्सेशन में, ठीक है। रिलैक्सेशन में आप या तो एज रिलैक्सेशन आपने नहीं लिया हो, दूसरा कि आपको सर्टेन एग्जाम्स में आपके कैटेगरीज में आपको जो कैटेगरी वाइज सर्टेन रिलैक्सेशन दी जाती है। जैसे स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि ग्रेड डी के लिए यूआर कैंडिडेट को 7% का एरर रिलैक्सेशन मिलता है, बट वहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10% का एरर रिलैक्सेशन मिलता है। सिमिलरली सी में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, एरर रिलैक्सेशन मिलता है, और 7% का रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये कब मिलेगा, ठीक है। सपोज दैट जो लास्ट सेलेक्टेड यूआर कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ गया है वो 150 गया है, ठीक है। तो अगर एक कोई एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, उसने अगर 155 मार्क्स लाए हैं विदाउट यूजिंग एज रिलैक्सेशन, ठीक है, तो अगर
क्योंकि ये देखिए ये भी इस थ्रेशोल्ड्स को भी क्रॉस कर रहा है कि जो लास्ट जो यूआर कैंडिडेट का जो मार्क्स थी वो 150 थी, बट वो कैंडिडेट ने 155 स्कोर किया है, ठीक है, और साथ ही साथ उसने कोई रिलैक्सेशन यूज़ नहीं किया है, तो इस कंडीशन में उसको यूआर कैटेगरी से प्रमोट किया जाएगा। हालांकि रिजल्ट के समय में उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी ही मेंशन की जाएगी, बट उनका जो सिलेक्शन होगा, वो जो सीट एलोकेट होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी से एलोकेट होंगे, ठीक है। चलिए ये सब आई होप इस स्लाइड से अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है कि ये भी देख लेते हैं कि कब उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर टोटल 100 वैकेंसीज है, तो 100 वैकेंसीज में यूआर के 50 वैकेंसीज है, एससी के 15, एसटी के 7, ओबीसी के 27 है, ठीक है। जो कट ऑफ जो मार्क्स जो गई है यूआर की, वो सपोज 150 मार्क्स गई है। कोई एससी कैटेगरी का जो पर्सन है वो उसने 140 मार्क्स को स्कोर किया है, ठीक है। तो इस समय में, ठीक है, नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने थ्रेशोल्ड मार्क्स को क्लियर नहीं कर पाया, तो उनको इस समय प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो जैसे पिछले हमने डिस्कस किया था कि एससी कैंडिडेट ने अगर 155 नंबर लाए हैं और 150 मार्क्स जो थी वो यूआर के लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का स्कोर था, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, कहाँ किस में किए जाएंगे, यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल को और समझते हैं, ठीक है, राइट। तो सपोज दैट यूआर की सीट 50 थी, जैसे पिछला स्लाइड्स में हमने डिस्कस कर रखा है, और ओबीसी की जो सीट्स थी वो 27 है। तो जो कट ऑफ सपोज डेट गया था, यूआर की कट ऑफ अगर 150 गई थी, और अगर ओबीसी की कट ऑफ जाती है 145 जाती है, ठीक है। इनका एज अगर उन्होंने उनके पास नहीं लिया है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, उन्होंने एज रिलैक्सेशन को यूज़ नहीं किया, तो इन केस में इनको अभी प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने थ्रेशोल्ड जो मार्क्स थे उसको क्रॉस नहीं किया है। दूसरा सिनेरियो है कि अगर ओबीसी कैंडिडेट्स अगर 152 मार्क्स लेके आते हैं, बट लेकिन अगर वो एज रिलैक्सेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये हम उस एग्जांपल उसकी बात कर रहे हैं कि ये कब उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, कब वो प्रमोट नहीं किए जाएंगे। अगर वो 152 मार्क्स लाते हैं और अगर एज रिलैक्सेशन को यूज कर लेते हैं, तो वो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो कैंडिडेट जो 152 मार्क्स लाके, अगर थ्रेशोल्ड मार्क्स 152 थी और वो कैंडिडेट 152 मार्क्स लाके भी वो ओबीसी कैटेगरी में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एज रिलैक्सेशन का जो था वो यूज़ कर लिया, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो पा रहा होगा अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। चलिए फाइनली एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो पिछले साल एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में कितने लोगों ने जो है वो यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किए थे रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी से, ठीक है। ये फाइनली वैकेंसीज जो कट ऑफ जो थी रिलीज हुई थी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, उसमें कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो ग्रेड सी में देखिए टोटल 81 आई थी, जिसमें टोटल कैंडिडेट्स 78 ही रिकमेंड हो पाए थे, ठीक है। इसमें से देखिए वही चीज़ मैं बता रहा था कि देखिए एसटी जो थे, यहाँ पे जो 3 कैंडिडेट्स एसटी की वैकेंसी थी ग्रेड सी में, वो फिल नहीं हो पाई थी। तो ये ही वैकेंसी जो अगले साल जो बैकलॉग वैकेंसी कहलाएगी और नेक्स्ट ईयर में एडअप हो जाएगी। तो इनको टोटल कितने कैंडिडेट्स मिले? 78। मैं वही बता रहा था कि देखिए एससी में भी सारे कैटेगरीज फिलअप हो गई थी, ओबीसी में भी सारे फिलअप हो गए, ईडब्ल्यूएस की भी सारी वैकेंसीज फिलअप हो गई, यूआर की भी सारी वैकेंसीज फिलअप हो गई। बट ये वैकेंसीज को हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते यूआर में, ठीक है। क्यों नहीं ऐड कर सकते वो मैंने बता दिया, क्योंकि उनकी जिन कैटेगरी के रिस्पेक्टिव में वैकेंसीज एलोकेट हो जाती है वो उनके लिए ही एलोकेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि हम लोग देखिए 6 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ने और 13 ओबीसी कैंडिडेट्स ने यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किया था, ठीक है। एक ओएच कैंडिडेट में जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो उसमें से एक यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ, तो ये सारा क्लियर कर देती है एसएससी। तो रिस्पेक्टिव एससी कैटेगरी से भी किन्हीं का यूआर स्टैंडर्ड से सिलेक्शन नहीं हो पाया, एसटी कैटेगरी पे तो वैकेंसी खाली ही चली गई पूरी, ठीक है। अब इसी सिमिलरली ग्रेड डी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेड डी में भी टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 1145। तो 1145 टोटल वैकेंसीज थी, लेकिन इसमें टोटल वैकेंसीज देखिए आप देख पा रहे हैं टोटल फिलअप हो गई हैं, ठीक है। इसमें एससी के 169 वैकेंसीज थे तो वो भी फिलअप हो गए हैं, ठीक है। फिर एसटी की जो 92 थी यहाँ पे सारे फिलअप हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी बैकलॉग वैकेंसी का केस नहीं बनेगा, ठीक है। ओबीसी में भी लगभग 285 के सारे वैकेंसीज फिलअप हो गए, ईडब्ल्यूएस की भी सारी वैकेंसीज फिलअप हो गए। इधर जितने भी ओएच वीएच एचएच की पीडब्ल्यूडी के सारे वैकेंसीज फिलअप हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये बता रहे हैं कि 3 ओबीसी कैंडिडेट ऑफ हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज क्वालिफाइड अगेंस्ट यूआर वैकेंसी। तो 3 जो ओबीसी के जो कैंडिडेट यहाँ पे जो हैश मार्क्स लगा हुआ है कि ये बता रहे हैं कि जो 3 जो हॉरिजॉन्टल जिनको रिजर्वेशन दिया भी था जो इधर ओएच वीएच एचएच में होंगे, तो ये भी यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किए हैं। इसमें इंक्लूडिंग है
63 कैंडिडेट जिन्होंने यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किया है। तो देखिए जो 63 जो स्टूडेंट्स जिन्होंने यूआर से क्वालिफाई किया तो ये 63 ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए। तो ये 63 कैंडिडेट्स जो उनके लिए इन्होंने सीट बचा लिया जो इनके रिस्पेक्टिव ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे। इसके साथ ही 13 ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किया, 122 ओबीसी कैंडिडेट्स ने अपने यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किया गया। ठीक है, एक सर्विसमैन, ये अलग चीज़ है, या एक सर्विसमैन ने क्वालिफाई किया, दोनों यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, 18 OH कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। 18 देखिए यहाँ पे 18 OH कैंडिडेट्स हैं, ये क्वालिफाई किए हैं। इसमें वो कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर दिया कि इसमें से 2 EWS थे, 3 SC के थे, 9 OBC के थे और 4 UR कैंडिडेट्स हैं जो इन्होंने OH कैंडिडेट का जो सिलेक्शन किया है। सिमिलरली HH के साथ 10 HH का जो इन्होंने जो सिलेक्शन किया है, HH में देखिए 12 थे, उनको 10 ही मिले हैं। तो 12 से जो 10 आए थे। तो हाँ, ये चीज़ है कि देखिए अगर HH ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अगर ये वैकेंसीज फिलअप नहीं होती है, सपोज डेट HH की 12 सीट इन्होंने एलोकेट कर दी थी, अगर HH में इनको अगर नहीं मिल पा रहे हैं इनके रिस्पेक्टिव तो इनको वो यहाँ पे कर देंगे। ये सपोज डेट HH में अगर EWS के उन्होंने सीट एलोकेट किए होंगे तो EWS कैटेगरी के जो HH कैंडिडेट अगर उनको नहीं मिले होंगे तो EWS के जो वो नहीं है नॉन डिजेबिलिटी स्टूडेंट्स हैं तो उनको सीट्स दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता कि उनके लिए एलोकेट हो गई। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये चीज़ काम नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन में काम करती है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे है ना कि 12 में से क्या 2 SC को मिले, 8 मिले। तो इनको जो नहीं जिस कैटेगरी के नहीं मिले हैं तो वो वापस से इनको नॉन डिजेबल कैंडिडेट्स, नॉन PWD कैंडिडेट्स को मिल गए होंगे। तो 17 VH कैंडिडेट्स हैं, उनमें भी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 SC है, 6 OBC है, 8 UR है। तो इनको यहाँ पे VH में तो सारे फिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे PWBD जो अदर्स हैं उसमें से भी 11 में से 3 ही इनको मिले हैं। ठीक है, इसमें से 2 OBC है और 1 UR से हैं। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कि जो इनको अगर जो स्टूडेंट्स नहीं मिले होंगे तो जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है ये ट्रांसफ़र कर दिया हो गया इनको जो अनडिजेबल स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए उस कंडीशन की अब बात कर लेते हैं कि कैसे ऑल इंडिया रैंक 2 लाने के बावजूद भी एक स्टूडेंट को उनके रिस्पेक्टिव जो उन्होंने जो अपना पहला प्रेफरेंस फॉर्म स्टेट एलोकेशन के लिए डाल रखा था वहाँ उनको नहीं मिल पाया था। ठीक है, अब देखिए क्यों नहीं मिल पाया था उसमें हम बताते हैं कि वो यहीं से जुड़ा है। चलिए तो इस चीज़ को फाइनली समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो थे वो काफ़ी ब्रिलियंट थे। उन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में रैंक 2 स्कोर किया था। ठीक है, उनकी जो इनिशियल जो कैटेगरी उन्होंने अपने फॉर्म में जो मेंशन कर रखा था तो उनकी इनिशियल कैटेगरी थी वो EWS की थी। ठीक है, तो उस हिसाब से तो उनको ऑल इंडिया रैंक 2 लाने के बाद उनको UR स्टैंडर्ड से क्वालिफाई कर देना चाहिए था और उनको तो मनचाहा जिस डिपार्टमेंट में वो हाथ रख दे तो उनको मिल जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, उनको तो कायदे से UR स्टैंडर्ड के हिसाब से तो सारी चीज़ मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। वो होम स्टेट चाहते थे वो, बट उनको नहीं मिल पाया। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाया? ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी अपना यूज़ नहीं किया था। ठीक है, ये अगर ये कैंडिडेट अगर SSC CGL के एग्ज़ाम दे रहे होते तो आई होप उनको वहाँ पे ये चीज़ दिक्कत नहीं होती। बट अपने यहाँ पे क्या होता है कि जो स्किल का जो एग्ज़ाम होता है तो स्किल में जो UR स्टैंडर्ड्स की जो होती है वो 7% ही अलाउड होते हैं स्किल को क्वालिफाई करने के लिए। तो सर ने क्या किया था कि वो 7 से 10% के एरर रेंज में वो उन्होंने क्वालिफाई किया था अपने स्किल को। तो डेट्स वाई उनकी जो कैटेगरी जो कंसीडर करी गई ऑल इंडिया रैंक 2 आने के बाद भी उनकी कैटेगरी AWS ही रह गई। तो इस वजह से वो UR स्टैंडर्ड्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनको अपना ड्रीम होम स्टेट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सवाल है कि ये भी आ रहा होगा कि अगर उनको UR स्टैंडर्ड से क्वालिफाई नहीं कर पाए वो तो उनको EWS कैटेगरी से तो उनको मिल सकते थे स्टेट, बट ये भी नहीं हो पाया। क्योंकि उस साल उस जोन में EWS की वैकेंसी खाली नहीं थी और EWS की वैकेंसी ना होने के कारण उनको UR में प्रमोट नहीं किया गया और उनको EWS उन्होंने हो सकता है उन्होंने ये गलती कर दिया हो मे बी कि उन्होंने जब अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरा होगा और जब प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद जो जोन एलोकेशन वाला जो फॉर्म रहता है उस समय उन्होंने शायद
उनको नहीं पता होगा क्योंकि एसएससी पहले रिलीज़ नहीं करता है ना आपके एरर परसेंटेज क्या होते हैं, तो उनको लगा हो कि मैं विद इन एक चांस ले लेता हूँ, 7% हो सकता है मैं यूआर स्टैंडर्ड्स में क्वालिफाई कर जाऊँ। तो ये सोच के उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा कि मुझे मिल जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वो चाहते तो कोई भी अच्छी मिनिस्ट्रीज ले सकते थे, ठीक है, सी की, बट ही चोज ग्रेड डी ओवर ग्रेड सी, गेट हिज ड्रीम स्टेट, बट स्टिल इट डिडेंट हैपेंड, ठीक है। अगर वो ग्रेड डी से चाहते तो वो एमईए वगैरह अच्छे मिनिस्ट्रीज ले सकते थे। तो बट वो एक छोटी सी गलती के कारण उनको पता नहीं होगा, वो देख नहीं पाए होंगे, तो वो ईडब्ल्यूएस को अगर वो वैकेंसी अगर वो रह जाती उस साल उस जोन में तो उनको डेफिनेटली मिल जाती। बट ठीक है, चलिए, आई होप वो इस साल वो अच्छे, क्योंकि पिछले साल वो रैंक 2 थे, तो आई होप इस साल भी वो अच्छा ही कर रहे होंगे। तो चलिए, आई होप मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर पाया हूँगा, ठीक है। और ये वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी आप लोगों के लिए। तो आई थिंक आप सभी के डॉट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि कैसे रिजर्वेशंस काम करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं इस पे लाऊंगा कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की कैसे तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और तब तक के लिए आप सब भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।